हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय इको क्लासेस। आई एम दिव्यांशु शर्मा। आज की वीडियो में अपन कवर करेंगे कैश बैलेंस अप्रोच। इससे पहले वाली वीडियो में अपन ने कैश ट्रांजैक्शन अप्रोच पूरी कर ली थी। अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी हो तो आप आई कार्ड पे जाके चेकआउट कर लेना, आपको वो वीडियो वहाँ पे मिल जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। स्टार्ट करते हैं अपन कैश बैलेंस अप्रोच से, यानी अपन इसमें देखने वाले हैं कैश बैलेंस अप्रोच क्या होती है। ठीक है, इससे पहले वाली वीडियो में अपन ने कैश ट्रांजैक्शन अप्रोच देखी थी। उसके अंदर अपन ने ये देखा था कि वैल्यू ऑफ मनी किससे डिटरमाइन होगी, सप्लाई ऑफ मनी से होगी। ठीक है, और उसके बाद बहुत सारे उसके क्रिटिसिज्म हुए थे कि ऐसे नहीं होता है। बहुत सारे इकोनॉमिस्ट ने अपनी अलग अलग चीज़ें बताई थी कि नहीं ऐसे नहीं, ऐसे होता है, यानी सप्लाई से नहीं डिमांड से होता है, सप्लाई को अपन कांस्टेंट नहीं रख सकते या फिर कुछ ऐसी चीज़ें नहीं कर सकते। मतलब ऐसी बहुत सारी चीज़ें अपन ने देखी थी, बहुत सारे क्रिटिसिज्म उसके हुए थे। ठीक है, उसके अंदर अपन ने मनी को एज ए ट्रांजेक्शन पर्पज के लिए ही यूज़ किया था। आज अपन जो पढ़ने वाले हैं वो कैश बैलेंस अप्रोच पढ़ने वाले हैं, जिसके अंदर अपन मनी का ट्रांजैक्शन के अलावा अपन ये भी देखेंगे कि उसको अपने पास होल्ड भी कर सकते हैं। जो कि क्या थे, उसके क्रिटिसिज्म थे कि बहुत सारे जनों आए थे, बहुत सारे इकोनॉमिस्ट थे जिन्होंने इनका क्रिटिसिज्म किया था और उस क्रिटिसिज्म करने के बाद ऐसी नई थ्योरी दी जिस पे वो चीज़ लागू नहीं हुई। ओके, अब ये थी कैश बैलेंस अप्रोच, जिसको अपन कैम्ब्रिज इक्वेशन भी बोलते हैं। अब आप बोलोगे इसको कैम्ब्रिज इक्वेशन क्यों बोलते हैं? कैम्ब्रिज इक्वेशन अपन इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के अंदर की गई थ्योरी थी, मतलब वहाँ पे ही ये इनोवेट हुई। अब अगर अपन बात करें तो क्या कहती है ये, द कैम्ब्रिज इक्वेशन इज एन अल्टरनेटिव टू द क्लासिकल क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी। इसके अंदर अपन क्या देखते हैं, जो कैम्ब्रिज इक्वेशन है वो क्या है, अल्टरनेटिव है, मतलब बिल्कुल अपोजिट है किसके, क्लासिकल क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी की। क्लासिकल क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी क्या थी, वो थी कैश ट्रांजैक्शन अप्रोच, कैश ट्रांजैक्शन अप्रोच। ठीक है, कैश ट्रांजैक्शन अप्रोच को अपन क्लासिकल क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी भी बोलते हैं और बोलते हैं फिशर इक्वेशन। ये कौन सी चीज़ है, क्लासिकल क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी है। तो अब क्या है, कैश बैलेंस अप्रोच यानी कैम्ब्रिज जो इक्वेशन है वो क्या है, बिल्कुल इसके अपोजिट है। उसके अंदर अपन ने मनी सप्लाई की बात करी थी, इसके अंदर अपन बात कर रहे हैं डिमांड फॉर मनी की। ओके, कि डिमांड फॉर मनी का वैल्यू ऑफ मनी पे क्या फर्क पड़ता है ये अपन को देखना है। ठीक है, इट फोकस ऑन द डिमांड फॉर मनी इंस्टेड ऑफ सप्लाई ऑफ मनी। वही बात है कि डिमांड फॉर मनी पे इन्होंने ज़्यादा फोकस किया है एज कंपेयर टू सप्लाई ऑफ मनी पे। ओके, अब अगर अपन कैम्ब्रिज इक्वेशन की बात करें तो कैम्ब्रिज इक्वेशन डेवलप करी गई थी इकोनॉमिस्ट के द्वारा कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में। अब कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में इसके साथ साथ कौन कौन से इकोनॉमिस्ट जुड़े हुए थे, वो है एल्फ्रेड मार्शल, पिगू, जॉन लार्डकिंस एंड रॉबर्टसन। ये सारे इकोनॉमिस्ट थे जो इस थ्योरी के बनने में इन्होंने मदद करी थी और इन्होंने छोटी छोटी अपनी अपनी इक्वेशन भी दी है अलग से। ठीक है, अब अगर अपन बात करते हैं कि कैश बैलेंस अप्रोच की, कि ये क्या होती है, इसका वर्किंग कैसे होती है, इसमें क्या चीज़ नहीं है, तो देखो अपन नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और देखते हैं कि ये इक्वेशन काम कैसे करती है। ठीक, अब पढ़ो इसको। द कैम्ब्रिज इक्वेशन शोज दैट द वैल्यू ऑफ मनी इज डिटरमाइंड बाय द डिमांड फॉर मनी, यानी वैल्यू ऑफ मनी जो है वो डिटरमाइन किसके द्वारा होती है, डिमांड फॉर मनी के द्वारा होती है, यानी डिमांड फॉर कैश बैलेंस। बिकॉज क्यों होती है, क्योंकि एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में जो सप्लाई ऑफ मनी है वो कांस्टेंट रहती है। ठीक है, अब ये कांस्टेंट क्यों रहती है, इंपॉर्टेंट बात ये है कि मनी सप्लाई कांस्टेंट क्यों रहेगी। मनी सप्लाई कांस्टेंट इसलिए रहेगी कि देखो क्या होता है, अगर आरबीआई नोट छापती है, ये अपन को पता है कि आरबीआई का काम क्या है, नोट प्रिंट करना है। तो अब जब वो नोट प्रिंट करेगी तो ऐसा तो होगा नहीं कि एक दिन में ही नोट प्रिंट कर ले। ठीक है, और ये देखो चलो मान भी लिया अपने एक दिन में उन्होंने नोट प्रिंट कर लिए, आरबीआई ने नोट प्रिंट कर लिए सारे। अब ऐसे ही जरूरी थोड़ी है कि एक दिन में ही वो सारे नोट सर्कुलेशन में आ जाए, सारे लोगों के पास चले जाए। ठीक है, तो ये चीज़ होने में टाइम लगता है हमेशा। इसलिए अपन ने क्या लिया है, मनी सप्लाई को यानी सप्लाई ऑफ मनी को, क्वांटिटी ऑफ मनी को एज ए कांस्टेंट माना है। क्यों, क्योंकि ये एकदम से चेंज होने के काबिल नहीं है, एकदम से चेंज हो नहीं सकती है। इसलिए अपन ने एज ए पॉइंट ऑफ टाइम पे, कि मतलब अगर मैं मान रहा हूँ 1 जनवरी, ठीक है 1 जनवरी की बात कर रहा हूँ, तो क्या है 1 जनवरी को जो भी सप्लाई ऑफ मनी है वो कांस्टेंट रहने वाली है।
वेलोसिटी ऑफ मनी है वो भी कांस्टेंट रहने वाली है। वो आगे सप्लाई ऑफ मनी पढ़ेंगे तब मैं आपको अच्छे से क्लियर कर दूंगा, ठीक है। तो एक पॉइंट ऑफ टाइम में क्या होगा, सप्लाई ऑफ मनी कांस्टेंट रहती है, इसलिए वैल्यू ऑफ मनी किससे डिटरमाइन होगी, डिमांड फॉर मनी से ही डिटरमाइन होगी, जिसको अपन क्या कहते हैं, कैश बैलेंस कहते हैं। अब यहाँ पे डिमांड फॉर मनी ये नहीं है कि अपन उसकी डिमांड किस लिए कर रहे हैं, उसकी डिमांड अपन एज ए अपने पास रखने के लिए कर रहे हैं। ये चीज अपन फिक्स लेके चलते हैं कि डिमांड फॉर मनी इज इक्वल्स टू होल्डिंग, कि अपने पास जो भी पैसा रखना है उसके लिए ही अपन क्या कर रहे हैं, डिमांड फॉर मनी कर रहे हैं, बाकी सारा अपन ट्रांजैक्शन कर देंगे, ठीक है। अब देखो, व्हेन द डिमांड फॉर मनी इंक्रीजेस और कैश बैलेंस इंक्रीजेस, यानी अपने पास जो कैश बैलेंस है अपन जितना रख रहे हैं वो इंक्रीज हो जाता है। कि जैसे देखो अपने पास 100 रुपीज़ है, मतलब पर मंथ की इनकम है, ऐसे मान के चलो। अब उसमें से अपन 20 रुपीज़ सेव कर रहे हैं, ठीक है, मतलब ऐसे अपने पास रख रहे हैं, कैश बैलेंस रख रहे हैं, और 80 रुपीज़ की डिमांड कर रहे हैं। ये चीज़ कांस्टेंट लेके चलना है ना, ये चीज़ कांस्टेंट है, ये चीज़ तो होनी ही होनी है हर महीने, ठीक है, ये कांस्टेंट लेके चले। अब क्या होता है कि ये इंक्रीज हो जाती है, देखो इंक्रीज इन डिमांड, यानी कैश बैलेंस अगर इंक्रीज हो जाता है तो कितना होने लग गया, मान लो ये 30 होने लग गया, और डिमांड कितने की होने लग गई, ये होने लग गई 70 की डिमांड होने लग गई। अब देखो अपन मानते हैं कि डिमांड का प्राइस पे क्या है, पॉजिटिव रिलेशनशिप है, कि अगर डिमांड बढ़ेगी तो प्राइस बढ़ेगी, डिमांड कम होगी तो प्राइस कम होगी, और प्राइस का और मनी का मतलब वैल्यू ऑफ मनी का नेगेटिव रिलेशनशिप है, यानी अगर प्राइस कम होगी तो क्या होगा, वैल्यू ऑफ मनी बढ़ जाएगी, और जैसे ही प्राइस बढ़ जाएगी तो वैल्यू ऑफ मनी कम हो जाएगी। रिलेशनशिप समझ गए कि यानी डिमांड का और प्राइस का कैसे रिलेशनशिप है, पॉजिटिव रिलेशनशिप है, और प्राइस का और वैल्यू ऑफ मनी का, इन दोनों का क्या है, नेगेटिव रिलेशनशिप है। वो कैसे, कि जैसे अगर डिमांड ऑफ गुड्स बढ़ेगा, ठीक है, डिमांड ऑफ गुड्स बढ़े यानी प्राइस ऑफ गुड्स भी बढ़ गई, और प्राइस ऑफ गुड्स से वैल्यू ऑफ मनी क्या हो गई, कम हो गई, और डिमांड फॉर गुड्स अगर कम हो जाती है तो उससे क्या होगा, प्राइस ऑफ गुड्स कम हो जाएगी, और प्राइस ऑफ गुड्स जैसे ही कम होगी उससे वैल्यू ऑफ मनी बढ़ जाएगी। ये रिलेशनशिप आपको समझ में आना जरूरी है, और इसको आप एक दो बार, अगर एक बार में समझ में नहीं आया तो रिपीट करके देख लो, आपको ये चीज़ समझ में आनी जरूरी है। अब यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं कि जैसे ही कैश बैलेंस बढ़ा, मतलब लोग अपने पास कैश ज़्यादा सेव करने लग गए, उससे क्या होगा, डिमांड कम हो जाएगी। ओके, जैसे पहले 80 रुपीज़ की डिमांड कर रहे थे, अब 70 रुपीज़ की डिमांड होगी, और ये डिमांड कम होने से क्या होगा, वैल्यू ऑफ मनी इंक्रीज हो जाएगी। ये रिलेशनशिप समझ में आ गया क्या, कि जैसे ही कैश बैलेंस बढ़ेगा तो उसकी वजह से क्या होगा, वैल्यू ऑफ मनी भी बढ़ जाएगी, और जैसे ही कैश बैलेंस कम होगा, यानी मान लो 20 रुपीज़ से कितना होने लग गया, 10 रुपीज़ होने लग गया, और 90 रुपीज़ की डिमांड करने लग गए, तो डिमांड जैसे ही बढ़ी उससे प्राइस बढ़ गई और वैल्यू ऑफ मनी कम हो गई, समझ गए। तो यानी जैसे ही डिक्रीज होगी क्या, डिमांड फॉर मनी, उससे वैल्यू ऑफ मनी क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। दोनों में क्या है, पॉजिटिव रिलेशनशिप है, किसमें, डिमांड फॉर मनी में, और वैल्यू ऑफ मनी में क्या है, पॉजिटिव रिलेशनशिप है। समझ गए इस बात को। और अगर ये सारे लफड़े में अगर आपको नहीं पढ़ना है, आपका दिमाग में समझ में नहीं आ रहा है आपको, तो इतना सा समझो, अगर डिमांड फॉर मनी बढ़ेगी, ठीक है, मतलब डिमांड फॉर कैश बैलेंस बढ़ेगा तो वैल्यू ऑफ मनी भी बढ़ जाएगा, और अगर डिमांड फॉर मनी अगर कम हो जाता है तो वैल्यू ऑफ मनी भी कम हो जाएगी। समझ गए इस बात को, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। देखो अब जैसे ही डिमांड फॉर मनी बढ़ी तो पीपल रिड्यूस देयर एक्सपेंडिचर, पीपल क्या करेंगे, अपना एक्सपेंडिचर रिड्यूस कर देंगे, जैसे 80 था 70 हो गया, ऑन गुड्स एंड सर्विसेज टू हैव लार्ज कैश होल्डिंग और वाइस वर्सा। तो उससे क्या होगा, लार्ज कैश होल्डिंग्स होने स्टार्ट हो जाएगी, मतलब लोग अपने पास ज़्यादा पैसा रखेंगे, और इसका उल्टा भी हो जाएगा, जिससे वैल्यू ऑफ मनी पे क्या फर्क पड़ेगा वो अपने देख लिया। अब अगर अपन नेक्स्ट बात करें तो डिमांड एंड सप्लाई क्या है, मतलब सप्लाई ऑफ मनी और डिमांड फॉर मनी की अपन बात करें तो ये क्या है। तो इसमें देखो क्या है, सप्लाई ऑफ मनी में कवर होते हैं नोट्स, कॉइन्स और डिमांड डिपॉजिट। नोट्स जो आरबीआई प्रिंट करता है, कॉइन्स जो गवर्नमेंट प्रिंट करती है, मतलब गवर्नमेंट बनाती है, और डिमांड डिपॉजिट जो बैंक्स में पैसा रहता है। ये तीन चीज़ों को अपन ने क्या लिया है, कांस्टेंट लिया है। क्यों, क्योंकि एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में सप्लाई ऑफ मनी बढ़ना और वेलोसिटी बढ़ना पॉसिबल नहीं है, तो इस वजह से जो भी वैल्यू ऑफ मनी पे फर्क होगा वो कुछ नहीं होने वाला। क्यों, क्योंकि एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में ये चीज़ चेंज होना पॉसिबल
नहीं है। क्यों? सप्लाई चेंज नहीं हो सकता, वो अपन ने बात करी। और वेलोसिटी की अगर अपन बात करें कि अगर एक पर्टिकुलर टाइम में, पर्टिकुलर डे में अगर 10 जनों के हाथ से पैसा घूम रहा है, तो ऐसा नहीं हो सकता कि वो उस पर्टिकुलर टाइम में पैसा 10 जनों के जगह 20 जनों के हाथ में से घुमाने लग जाए। ऐसे इंटेंशनली पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि ऐसा होने में टाइम लगता है। ओके, इसलिए अपने सप्लाई ऑफ मनी को क्या माना? कांस्टेंट माना, ठीक है, और ऑलरेडी गिवन माना है एक तरह से। और डिमांड फॉर मनी की बात करें तो इसके अंदर अपन देखते हैं कि टोटल कैश बैलेंस, जो भी इंसान के पास कैश बैलेंस है उसको अपन डिमांड फॉर मनी समझते हैं। तो फिशर क्या कहते थे? फिशर की इक्वेशन में ये था कि डिमांड फॉर मनी किस लिए होगी? ट्रांजैक्शन पर्पस के लिए होगी। और अगर अपन ने बात करी कैश बैलेंस इक्वेशन में, मनी की डिमांड को किस लिए होगी? स्टोरिंग वेल्थ के लिए होगी। मतलब डिमांड अपन किस लिए कर रहे हैं? ओनली अपने पास वेल्थ स्टोर करने के लिए, और किसी चीज़ के लिए नहीं। तो इस हिसाब से क्या हुआ? कैश बैलेंस इक्वल्स टू पीपल्स होल्डिंग, यानी कैश बैलेंस बढ़ेगा, ठीक है, तो पीपल की होल्डिंग्स बढ़ेगी। कैश बैलेंस कम होगा तो पीपल की होल्डिंग कम हो जाएगी। ये चीज़ अपन ने देखी। वही चीज़ है कि अगर 100 रुपीज़ है किसी के पास, उसमें से वो 20 रुपीज़ सेव कर रहा है, यानी 20 रुपीज़ कैश बैलेंस है उसके पास, और 80 रुपीज़ की डिमांड कर रहा है, ठीक है। अब बढ़ के अगर ये हो जाती है 30 रुपीज़ और डिमांड होने लग जाती है 70 रुपीज़, तो 30 रुपीज़ जैसे ही कैश बैलेंस बढ़ा, उससे वैल्यू ऑफ मनी बढ़ गई। और अगर ये कम हो गया 30 रुपीज़ से, मान लो 10 रुपीज़ हो गया, तो उससे क्या होगा? वैल्यू ऑफ मनी डिक्रीज हो जाएगी। ये चीज़ अपन समझ गए हैं बहुत अच्छी तरीके से। नहीं समझ में आया हो, एक बार वापस देख लेना, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, आपको समझ में आ जानी चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ें आज अपन ने कवर करी है। तो होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो समझ में आई हो, अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कोई भी डाउट हो, क्वेश्चन हो, तो आप कमेंट बॉक्स में इजीली पूछ सकते हैं। अपन मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।